हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम है वो 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर 12th उनमें इसका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अच्छे से समझें। सबसे पहले गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपने को यही जानकारी होनी चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक विद्युत बल रेखा को शो कर रहे हैं अपने, ये है समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये विद्युत बल रेखा है। इसके आगे कहीं पृष्ठ रखा हो, इसके अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई सरफेस रखी हुई है, तो उस सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, वो जो संख्या होती है उसी को अपने कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इसको दूसरे तरीके से अगर समझे तो ये कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, मान लो ये पृष्ठ है, ये विद्युत बल रेखा इस तरफ आ रही है, तो कितनी विद्युत बल रेखाएं इससे परपेंडिकुलर लंबवत गुजर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, ये विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही अपने विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर है? तो इसको अपने मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करते हैं कि सपोज ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं हैं, इसमें कोई भी पृष्ठ रखा हो, मान लो ये पृष्ठ रखा हुआ है एक, ये पृष्ठ, ठीक, इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं क्रॉस करेगी इस परपेंडिकुलर, उनकी संख्या अपने विद्युत बल रेखा। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds। ds का मतलब है यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश। अगर अपने छोटा क्षेत्रफल एक अल्पांश मात्रा लें तो उसको ds से या इसको da से भी डिनोट कर सकते हो आप, ds या da ऐसे भी डिनोट आप कर सकते हो, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल अल्पांश को अपने ds से या ds से डिनोट करते हैं, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स, जो फ्लक्स की कुछ मात्रा होगी वो ये है। अगर टोटल फ्लक्स अपने को निकालना है तो इंटीग्रेशन मेथड अपने यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू दिस वन, और ये क्लोज सरफेस को शो करता है, बंद सरफेस को शो करता है, ई डॉट ds इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये कहलाता है अपने पास विद्युत फ्लक्स। मैथमेटिकली इसको कह सकते हैं अपने विद्युत फ्लक्स। इसको अगर ओपन करें, एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ ये क्षेत्रफल अल्पांश अपनों ने कहा है, किसी भी क्षेत्रफल की दिशा की अगर अपने बात करें, जैसे मैं कहूं कि ये एक सरफेस है, इसकी दिशा कौन सी होगी, क्षेत्रफल की दिशा कौन सी होगी, एरिया है उसकी डायरेक्शन हमेशा जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, लंबवत लेते हैं। जैसे इसकी दिशा अगर कोई कहे तो वो ये होगी, इसको मैं अगर ऐसे कर दूं तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी क्षेत्रफल की, वो इस सतह के लंबवत इस तरफ, ऐसे कर दे तो इस तरफ। इसका मतलब किसी का भी क्षेत्रफल कहीं भी हो, उसकी दिशा अगर अपने को फाइंड करनी हो तो वो सतह के हमेशा लंबवत होती है। अब इसको मैथमेटिकली अगर अपने ओपन करें, फाई इज इक्वल टू ई ds को ओपन करें तो ई ds cos ऑफ थीटा, जहां पर थीटा होगा वो कोण होगा किस किस में, ई में और ds में, इन दोनों के बीच के कोण होगा। तो इसको मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू ई ds cos ऑफ थीटा। थीटा जैसे मैंने बताया ई और ds के बीच कोण होगा, और वो अलग अलग कंडीशन है। अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 हो तो क्या होगा, और थीटा 180 हो तो क्या होगा, ये अपने देख रहे हैं। सबसे पहले फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा समान हो। अगर जैसे इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, अगर विद्युत क्षेत्र भी इधर है और इसके सरफेस की बात करें, इस तरह से कोई सरफेस है, उसकी दिशा भी अगर ये है, da या ds कह सकते हो, ये अगर सेम डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0, उस केस में फाई इज इक्वल टू ई ds cos 0, cos 0 1 होता है, तो e इंटू ds, यानी कि मैक्सिमम अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा इससे, e ds। थीटा इक्वल टू 90 हो, सपोज की विद्युत बल रेखा इस दिशा में और सरफेस है वो ऐसे है, यानी विद्युत बल रेखा इस तरफ जा रही है और सरफेस है वो ऐसे, क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा ये है, तो कितना कोण हो गया, e की दिशा ये है और ds की दिशा ये होगी, तो थीटा 90 है, उस केस में फाई इक्वल टू ई ds cos 90 जो कि 0 होता है। इस केस में फ्लक्स नहीं गुजरेगा। थर्ड अपने 180 कहें, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन हो,
ई की दिशा ये और ds की दिशा या क्षेत्रफल की दिशा ऑपोजिट हो तो cos 180 आ जाएगा जो कि -1 होता है, तो phi -e ds। तो तीन स्थितियां आती है जिसमें अपने कहते हैं कि फ्लक्स कितना होगा वो डिपेंड करता है एंगल पर, ई और ds के बीच का कोण। इट मींस तीन चीजों पर डिपेंड करता है फ्लक्स, किस पर? विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रफल या क्षेत्रफल अल्पांश, और तीसरा विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया लेते हैं उसके बीच का एंगल, उसके बीच का कोण होगा, उस पर डिपेंड करेगा। और तीन स्थितियां अपने पास आती है। इसके अलावा कोई एंगल है, मान लो थीटा इक्वल टू 45 है तो 45 रख देंगे, जितनी भी वैल्यू आपको गिवन है। तो ये आता है अपने पास विद्युत फ्लक्स। इन जनरल अपने कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ कोई अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश या पृष्ठ, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ कोई पृष्ठ, उसके अभिलंबत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसे अपने कहते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे मैंने बताया कि ये संख्या है, इसको दो तरीके से आप देख सकते हो। यहां देखो E डॉट ds ये अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल क्यों कहते हैं अपने? क्योंकि इन दोनों को अदिश गुणनफल करें तो जो राशि मिलती है वो अदिश मिलती है हमेशा। इसका मतलब जो फाई होता है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती। दूसरा आप लोगों ने बताया कि ये संख्या है, विद्युत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। संख्या का मतलब वो क्या हुआ? एक अदिश राशि है। तो ध्यान रखिए कि विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई दिशा नहीं होती, पहली चीज। दूसरी, इसकी मात्रक की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक अपने जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम। F इजिकल टू QE से अपनों फाइंड किया था पिछली वीडियो में, न्यूटन प्रति कूलम। और ds यानी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये इसका आ जाता है अपने पास मात्रक या यूनिट। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी, जो जनरली अपने यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, होती है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, E इजिकल टू V अपॉन D से ये आता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको अगर क्षेत्रफल अल्पांश यानी मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने देखते हैं कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें अपने तो आता है अपने पास वोल्ट इंटू मीटर। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, एक तो इसका आता है, एक वोल्ट प्रति मीटर। अगर आए कि वोल्ट प्रति मीटर किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है, तो ये तो होगी विद्युत क्षेत्र की। लेकिन अगर आता है वोल्ट इंटू मीटर किसके, तो वो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की होगी, ध्यान रखिए। तो ये आता है अपने पास न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या दूसरे शब्दों में वोल्ट इंटू मीटर। ज्यादातर ये यूज करते हैं अपने, वोल्ट इंटू मीटर। अब नेक्स्ट आता है इसकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं अपने, विमा फाइंड कर सकते हैं। E की विमा जो है उसको ds यानी क्षेत्रफल की विमा जो कि मीटर स्क्वायर है उनसे मल्टीप्लाई करें तो इसकी विमा भी फाइंड की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं इसकी विमा। देखिए अपने, जैसे मात्रक से भी निकाल सकते हैं अपने, जैसे ये है सपोज, इससे मैं इसकी विमा फाइंड कर रहा हूं, डायमेंशन। क्लियर? न्यूटन यानी बल की यूनिट है, तो इसकी विमा m1 L1 T-2, ये इसकी डायमेंशन होती है, अपॉन कूलम, कूलम की होती है A1 T1 इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की होती है यानी L2। इसको सोल्व कर लेते हैं तो अपने पास फाई की डायमेंशन आ जाएगी। फाई की विमा क्या है अपने पास, MLT और A की फॉर्म में। यहाँ देखो m1 L1 और 2 L3 T-2, ये ऊपर जाएगा तो -1 तो -3, और A ऊपर जाएगा तो -1। इट मीन्स m1 L3 T-3 A-1, ये आ जाती है अपने पास विद्युत फ्लक्स की डायमेंशन। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें अपने बताई कि विद्युत फ्लक्स एक्चुअली है क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि अपने को बताती है कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंब कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, वो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसकी यूनिट अपनों ने देखी वोल्ट प्रति मीटर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वोल्ट इंटू मीटर, और इसकी डायमेंशन भी अपनों ने देखी। अब आता है अपने पास आवेश वितरण। गाउस के नियम के अनुप्रयोग करें उससे पहले अपने को आवेश वितरण पता होना चाहिए क्या है। आवेश वितरण का मीनिंग देखो, यहाँ पर रेखी तीन तरह के आते हैं अपने पास। जैसे अपने कहते हैं कि कोई किसी तार पर अगर आवेश है तो तार है वो किस रूप में होगा, एक रेखा के अनुदिश होगा यानी लीनियर होगा, तो इसको कहते हैं अपने रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व।
ये दार है, इसकी लंबाई सपोज L है, इस पर टोटल चार्ज है वो Q है, और इसका रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो Q। ये एक तरह से लंबाई के अनुदिश है। सेकंड अपने पृष्ठीय वाला लेते हैं वो क्षेत्रफल के अनुदिश, और तीसरा है वो आयतन के अनुदिश। तो तीन चीजें आती है अपने पास। पहली आती है अगर टोटल चार्ज अपॉन इसकी लेंथ कर दे अपने, तो वो कहलाएगा अपने पास रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, तो Q का मात्रक लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होता है पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसी को अपने कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको। तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L कूलम्ब प्रति मीटर। अब सेकंड आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे अपन ने बताया टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, इसी प्रकार जब 2D कोई आकृति है, टोटल चार्ज अपॉन एरिया क्षेत्रफल से अगर डिवाइड कर दे, यानी एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या पृष्ठीय आवेश घनत्व Q टोटल चार्ज अपॉन क्षेत्रफल यानी A। इसका मतलब कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार 3 डायमेंशन में 3D में कोई आकृति है तो उसका आयतन होता है, और एकांक आयतन में जितना आवेश उपस्थित होता है यानी Q अपॉन V, उसको अपने कहते हैं आयतन आवेश घनत्व यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q का मात्रक कूलम्ब और V का मात्रक मीटर क्यूब। तो यहां से आता है अपने पास रो इज इक्वल टू Q अपॉन V यानी कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। तो तीन तरह के जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व, तीन तरह के हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो पहली लैम्डा, दूसरी सिग्मा और तीसरी रो। लैम्डा लंबाई के अनुदिश, ये क्षेत्रफल, और ये आयतन के अनुदिश। यानी एकांक लंबाई में जो आवेश होगा उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, एकांक क्षेत्रफल में उसको सिग्मा से, और एकांक आयतन में उसको रो से डिनोट करते हैं। अब अपने देखते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम देखिए, उससे पहले अपने एक पृष्ठ पर विचार करते हैं। ये एक सरफेस है, ये एक पृष्ठ है, उसमें कई सारे आवेश है, सपोज Q1, Q2, Q3। अभी अपने देखा था कि नेट फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स किसे कहते हैं, ये बताया था कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने, अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो उसको अपने कंसीडर करेंगे। यहाँ पर पहले देखते हैं ये पृष्ठ है, उसपे कई सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Qn। तो कोई अपने कहेंगे टोटल चार्ज कितना होगा, तो अपने कहेंगे सिग्मा Q, यानी इनका एडिशन, सम Q1, Q2, Q3 सबको अपने ऐड कर दें तो ये बन जाता है सिग्मा Q। अब गाउस ने बताया कि इस पृष्ठ से, कोई भी पृष्ठ है उसके अंदर आवेश है, उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। तो गाउस ने बताया कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना होगा, सिग्मा Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसके स्टेटमेंट की अभी बात करेंगे, जहां पर फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, सिग्मा Q इस पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश, यानी कि इसके अंदर बाउंड चार्ज है, इस सरफेस में जो भी बाउंड चार्ज है अंदर बंद है वो पृष्ठ परिबद्ध आवेश है। एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं अपने निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब अपने बात करते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसको दो रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन 0। दूसरा रूप इसका है सिग्मा Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात एक ही है। इसको देख के अपने स्टेटमेंट की बात करेंगे, गाउस का नियम एक्चुअल में है क्या। तो अपने कहेंगे कि किसी भी पृष्ठ में अगर आवेश परिबद्ध है और वो निर्वात में रखा है, यानी कि निर्वात में अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा Q व 1 बटा एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं अपने गाउस का नियम। दोबारा बता देता हूं मैं कि निर्वात में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में आवेशों के बीजगणितीय योग यानी कि सिग्मा Q, आवेशों के बीजगणितीय योग सिग्मा Q व 1 बटा एप्सिलॉन 0 के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कहते हैं अपने गाउस का नियम या गॉसेस लॉ। क्लियर है? इसका मतलब ये नियम क्या बताता है अपने को कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यानी विद्युत बल रेखाएं कितनी होगी, वो अपने को बताता है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फाई इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन
एप्सिलॉन जीरो। इसको एक फॉर्म और है इसकी, किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, k इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पहले वीडियो में देख चुके हैं और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। यहां से एप्सिलॉन नॉट अगर आप देखो फाइंड करो तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई k। एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, k नीचे चला जाएगा। तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर वैल्यू रखो तो इस इन प्लेस ऑफ दिस अपने लिख सकते हैं फाई इजिकल टू 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसको उल्टा करें तो 4 पाई k और साथ में सिग्मा q। ये भी एक फॉर्म है गाउस के नियम की, फाई इक्वल टू 4 पाई k इंटू सिग्मा q। इन जनरल अपने को ये ध्यान रखना है सिग्मा q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको जनरली अपने यूज करते हैं फाई इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं अपने गाउस का नियम। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन किस तरह से, कुछ एग्जांपल अपने देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए आप कि किसी भी पृष्ठ से जो बाहर, जैसे अपने कहें कि एक पृष्ठ है, सपोज एक पृष्ठ की बात करते हैं, ये एक पृष्ठ है। कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, उनकी बात करते हैं कि एक पृष्ठ है, सपोज पहला पॉइंट है कि उसके बाहर कोई आवेश रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? उसके बाहर आवेश रखा हुआ है, कोई क्यू चार्ज इसके बाहर रखा हुआ है। तो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा वो अपने को फाइंड करना हो तो वो कितना होना चाहिए। देखो ये रूल क्या कहता है, सिग्मा क्यू मैंने बताया था कि उस पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए, और अंदर कितना है आवेश? 0। इसका मतलब सिग्मा क्यू की वैल्यू इसके अंदर की अगर बात करें तो सिग्मा क्यू कितना होगा? 0। इट मींस 0/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। इट मींस किसी भी पृष्ठ के बाहर, किसी भी सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स हमेशा और हमेशा 0 होगा, पहली चीज। दूसरी, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है अंदर, प्लस क्यू अंदर रखा हुआ है, क्लियर है? प्लस क्यू अंदर रखा हुआ है तो अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने जानते हैं कि विद्युत बल रेखा बाहर निकलेगी इस तरह से, ठीक है? तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा? वो बाहर की तरफ आएगा, नेट फ्लक्स होगा फाई आउट होगा, यानी फ्लक्स हमेशा बाहर की तरफ आएगा, अंदर नहीं जाएगा। थर्ड थिंग, अगर नेगेटिव चार्ज ले ले और वो अंदर रखा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अंदर रखा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा इस केस में? विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर की तरफ एंटर करती है, यानी कि इसमें जो फाई आएगा वो क्या होगा? इन होगा, यानी फ्लक्स अंदर की तरफ जाएगा, बाहर नहीं आएगा इसमें। और चौथी चीज आती है कि अगर इसमें कोई डाइपोल रखा हुआ है, सपोज ये प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, किसी भी शेप के अंदर अगर कोई डाइपोल, डाइपोल का मतलब विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल अपने जानते हैं एक प्लस और एक माइनस क्यू आस पास रखे हो, तो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा? अगर द्विध्रुव रखा हुआ है तो फाई नेट होगा वो हमेशा और हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर टोटल आवेश कितना है देखना है, सिग्मा क्यू देखना है अपने को। सिग्मा क्यू कितना होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 0। चाहे कितने ही डाइपोल क्यों ना रखे हो, मान लो 10 द्विध्रुव रखे हुए हैं इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं, तो नेट चार्ज तो डाइपोल के कारण अंदर 0 ही होगा। तो 0/एप्सिलॉन 0 अगेन 0। अगर डाइपोल रखा हुआ है अंदर तो फाई नेट की वैल्यू हमेशा और हमेशा 0 होगी। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक और आता है इसमें, 5th पॉइंट देखो, फाई नेट जब भी निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ये न्यूमेरिकल्स में कई जगह काम आता है। फाई नेट जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना आपको, फाई आउट माइनस फाई इन। न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। डाइपोल वाला कई बार पूछ लेते हैं कि डाइपोल रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0। फाई नेट इज इक्वल टू फाई आउट माइनस फाई इन। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने को निकालना हो, तो बाहर आने वाला फ्लक्स माइनस अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो नेट फ्लक्स अपने पास आ जाता है। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखें कि फ्लक्स होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना? आकृति कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करता, आकृति कह लो, आकार कह लो, उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल ले अपने इसी घन का एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक क्यूब है, घन है, उसके सेंटर में क्यू आवेश रखा हुआ है। क्लियर है?
तो इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, वो होगा फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा, क्योंकि सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ क्यू है, तो फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होगा फ्लक्स। अब यहां पर देखिए आप, अगर मैं कहूं कि इस घन की जो भुजा है साइड है उसको बढ़ा दे थोड़ा, ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा। अगर आप इसको दुगना कर दो, सपोज शेप को इसके साइज को आपने बढ़ा दिया है, तो आवेश अंदर है, आवेश अंदर कितना है उतना ही प्लस क्यू यानी क्यू है, तो नेट फ्लक्स उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इट मीन्स आकार और आकृति पर ये डिपेंड नहीं करता। सपोज ये गोला होता, स्फीयर होता, तो भी यही होता है इसमें, I इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसीलिए कहा है अपनों ने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। अब एक दो चीजें और देखते हैं अपने इससे रिलेटेड। एक न्यूमेरिकल और आता है इंपॉर्टेंट इसमें, इस क्यूब से रिलेटेड, उसको अपने देखते हैं कि इस क्यूब से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको अपने कैसे सोल्व करना है। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसके कई सारे केसेस करेंगे अपने। ये एक जनरल क्यूब ले लेते हैं, सपोज ये एक क्यूब, ठीक है, इसके सेंटर में अपनों ने एक चार्ज रख दिया क्यू, स्मॉल क्यू, तो इससे जो पास आउट फ्लक्स होगा फाई नेट, वो कितना होगा, इस पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो इसमें रूल वही लगाना है अपने को, फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्यू कितना है क्यू, तो कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्यूब के बारे में कुछ सामान्य चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि इसके फेस कितने, फलक कितने होते हैं। तो फलक देखो इसके, जैसे अपने रूम की बात करें, किसी रूम में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो इसमें अगर पूछे कि एक फलक से, फेस से जिसको अपने कहते हैं, सतह कह सकते हो, एक सतह से या फलक कह लो इसको फेस कहते हैं, एक फेस से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखो टोटल फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो है टोटल फ्लक्स इन टोटल क्यूब से। टोटल फेस कितनी है, टोटल अगर बात करें फलक कितने हैं इसके 6, तो एक फलक से गुजरने वाला कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, 1/6 या 6 यहाँ लिख देता हूं मैं। तो अगर फाई फलक से रिलेटेड पूछे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा इसमें। इसी प्रकार अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके शीर्ष कितने हैं, ठीक है। तो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर फाई शीर्ष आता है अपने पास, टोटल फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक शीर्ष से गुजरने वाला या उससे एसोसिएट फ्लक्स कितना होगा वो फाइंड करना हो, तो शीर्ष कितना है 8, तो ये फाई शीर्ष क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली फाई और एजेस जो है, एजेस या किनारे जिनको बोलते हैं अपने, किनारा, एक किनारे के अनुदिश अपने को फ्लक्स निकालना हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन टोटल है, किनारे कितने इसके, किनारे इनको कहेंगे अपने 1 2 3 4 4 8 और 4 आमने सामने 12, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये स्थिति कब आती है, जब सेंटर में कोई चार्ज है तो ये स्थिति है। अगर अपने कहें कि चार्ज सेंटर में ना हो तो अलग कंडीशन बनेगी। एक चीज और ध्यान रखें इसमें कि आपको चार्ज सेंटर में रखना है, यानी सिमेट्री होनी चाहिए, सममिति जिसको अपने कहते हैं, सममिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे अपने कहें कि इस क्यूब की बात करें, इस घन में आवेश कहां रखा हुआ है, तो बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, यानी जितना डिस्टेंस इस तरफ है उतना, यानी सममिति की बात कर रहा हूं मैं, सममित होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। आम भाषा में कह सकते हो कि बीच में होना चाहिए। अब इसको अगर अपने दूसरे तरीके से देखें कि ये तो था फर्स्ट केस, इसके कई टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ये वाला, ठीक है। ये आप समझते होंगे ये वाले पार्ट तीनों, क्योंकि फलक कितने हैं 6 है, शीर्ष कितने 8 है और किनारे कितने 12, तो हर जगह ये अप्लाई करेंगे अपने, उसको निकाला जा सकता है। ये वाला अपने फाई नेट कितना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सेकंड केस लेते हैं अपने कि अगर यही क्यूब है, यही क्यूब है और चार्ज यहां न रख के इस फेस के सेंटर पे रख दिया, इस इधर वाला कोई भी एक फलक ले ले, उसके सेंटर पे रखा हुआ है, फलक के सेंटर में, तब आपको फाइंड करना हो कि फाई नेट कितना होगा। बाकी सारी चीजें कर सकते हैं अपने, एक एक फाई नेट कर लेते हैं इसमें कि फाई नेट कितना होगा, ठीक है। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि सिमेट्री होना मस्ट है। सिमेट्री का मतलब
जैसे एक रूम की बात करते हैं, एक रूम की एक दीवार पर चार्ज रखा हुआ, बहुत फाइन पतली दीवार है, उस पर चार्ज रखा हुआ है सपोज, तो वो सेंटर में तो नहीं है। सेंटर में कब उसको इमेजिन किया जा सकता है, कब लाया जा सकता है, जब वैसा का वैसा रूम उसके पैरेलल में, उसके साथ ही हो। कैसे? जैसे अपने कहें कि ऐसा का ऐसा एक घन अगर यहां और बना दिया जाए इस तरह से, इस तरह से एक सेम घन इस तरफ अगर बना दिया जाए तो क्या होगा, ऐसा का ऐसा सेम इस तरफ बनाना है, तो इसमें जो चार्ज होगा वो पूरा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इस फेस पर है तो इस वाली दीवार, इस जो रूम इधर है और इस तरफ रूम है उसके सेंटर में आ जाएगा। ठीक है ना, रूम का मैंने एग्जांपल लिया, एक्चुअली क्यूब लिया है। अब क्या होगा, इन दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चूंकि ये बीच में आ गया सिमेट्री के अकॉर्डिंग, दोनों से गुजर, इसको इमेजिन किया अपने, कल्पना की है, इन दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक घन से पूछा जाता है अपने एग्जाम में, तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कितने क्यूब बन रहे हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दें, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस घन से, इधर वाले की बात करें जो एक्चुअल में है, इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये था अपने पास केस सेकंड। अब इसी प्रकार अपने और भी फाइंड कर सकते हैं, और कौन से केस हो सकते हैं, कई सारे केस बनते हैं। थर्ड केस, इसमें देखो अपने एज्यूम करते हैं कि यहां पर रखा हुआ चार्ज एक किनारे के मिड में, बीच में, तब आप इमेजिन करो कि इसको सेंटर में लेके आना है, चारों तरफ से बराबर, तो कितने क्यूब और चाहिए अपने को, कल्पना करनी है कि कितने क्यूब और रखें। ठीक है, तो देखो एक क्यूब तो ये है, ध्यान से देखना, एक इसके पैरेलल में यहां रखेंगे 2 पे, लेकिन फिर भी ऊपर से बीच में नहीं आ रहा, ऊपर से तो यहां साइड में, फिर क्या करेंगे अपने, इसके ऊपर एक रखेंगे, और इधर जो अपनों ने कल्पना की उसके ऊपर भी एक होगा, तो 1 2 3 यहां और चौथा ये, 4 क्यूब टोटल अगर ले लिए जाए, एक इसके पास में और इन दोनों के ऊपर, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उस स्थिति में टोटल फ्लक्स जो होगा, चारों से गुजरने वाला वो तो होगा इतना, लेकिन एक से गुजरने वाला कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? 4 से डिवाइड क्यों किया अपनों ने, क्योंकि इसको अगर सिमेट्री वाइज देखें सेंटर में लाना है अपने को। ठीक है, तो क्या होगा, इसके पैरेलल में यहां लगाएंगे और इसके ऊपर और इसके भी ऊपर, तो चारों के अगर देखें तो ये सेंटर में आता है, और 4 क्यूब टोटल अपने यूज कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं, तो एक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनाइट का मतलब समझना, इस क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स। क्लियर? फोर्थ केस इसमें आता है कि अगर यही चार्ज यहां रखा हुआ है, ये चार्ज इसके एक शीर्ष पर रखा हुआ है, पहले इससे पहले किनारे पे लिया था, अब शीर्ष पे ले रहे हैं कि शीर्ष पे रखा हुआ है इसके यहां पर, तो कितने क्यूब, नेट फ्लक्स तो अपने फाइंड करेंगे कितने क्यूब लगाने होंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। जैसे एक रूम है, क्यूब है, उसके कॉर्नर पे बाहर की तरफ एक बॉल रख दी जाए, तो उसको सभी तरफ से कवर करना है अपने को, तो कितने रूम और चाहिए, सेम वही प्रोसीजर है। इसके लिए इमेजिन करना, मैं बता देता हूं, एक यहां ये ऑलरेडी है, इसके साथ रखेंगे, एक इसके पैरेलल में, जैसे ये रख दिया, इसके पैरेलल में 2, फिर इस तरफ 3, इस तरफ 4, और फिर इन चारों के ऊपर भी 4 अपने को रखने होंगे, तब ये कॉर्नर बीच में आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 4 तो नीचे और 4 ऊपर, तो 5 नेट कितना आ जाएगा इस केस में, Q अपॉन 4 और 4 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इसको इमेजिन करके देखना कि इसको सेंटर में लाना है, इसको रफ भाषा में अगर आपको समझाऊं मैं, तो इसको सेंटर में लाना है, सिमेट्री जिसको कहते हैं, सममिति, बीच में कैसे लाया जाए कि अपने कितने क्यूब और रखे जाए कि बीच में आ जाए। तो ये कुछ केसेस थे जिसमें उन्होंने बताया कि आवेश को सेंटर में, आवेश की अलग अलग स्थिति है, आवेश की अलग अलग स्थिति के कारण अपने इसको कहां रखें तो कितना फ्लक्स होगा। नेक्स्ट अपने पास आता है कूलॉम के नियम से गाउस के नियम का सत्यापन, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। अभी उन्होंने देखा था कि गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अपने कूलॉम रूल से फाइंड आउट करेंगे, कूलॉम के नियम से इसको फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अपने इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं एक सरफेस की, एक सतह, उसके अंदर कोई आवेश रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक है,
अगर इस क्यू आवेश के कारण अपने को फ्लक्स निकालना हो तो इस रूल के अकॉर्डिंग कितना होगा, फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, इसमें क्यू है, अकेला चार्ज है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपने, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अपने को प्रूफ करना है कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने क्या करते हैं, एक सरफेस को इमेजिन करते हैं, यहां पर एक अल्पांश ले लेते हैं, सपोज ये एक ds या dA ले लेते हैं, ये ds और इसकी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ds की डायरेक्शन, जैसे मैंने बताया था कि क्षेत्रफल है उसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है, तो इसके लंबवत देखें तो ये क्षेत्रफल। अब अपने देखते हैं कि इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी, प्लस क्यू चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इनके बीच में एंगल है वो थीटा है। अब अपने को फाइंड करना है कि इससे पास आउट जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, वो फाइंड करना है। इट मींस इस रूल को प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे। कूलॉम रूल के अकॉर्डिंग अगर बिंदु O पर Q आवेश रखा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, विद्युत क्षेत्र वो होगा E इजिकल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपने r मान लेते हैं, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर शो करें तो इट इज आर वेक्टर। आर वेक्टर है विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया अपने पास। इसको दूसरी फॉर्म में अगर लिखें, E इज इक्वल टू के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। के की जगह 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनों ने नोट लिखा है। ये आ गया अपने पास E। क्लियर। फ्लक्स की डेफिनेशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अपने कह सकते हैं, ये परिभाषा क्या थी अपनी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, और टोटल की फाइंड करें तो ये अपने वेक्टर इंटीग्रेशन कर देते हैं विद क्लोज पाथ। ये क्लोज पाथ को शो करता है जो सर्कल अपनों ने लगाया है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई ds को ओपन करें तो ई ds cos ऑफ थीटा, इसको इस रूप में लिख सकते हैं ई ds cos थीटा। ई की वैल्यू इक्वेशन 1 से अपने पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अगर अपने देखें तो ई कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखते हैं हमने फाई इक्वल टू E की वैल्यू पुट के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में शो करें तो E डॉट ds लिख सकते हैं, ओपन करें तो E ds cos फाई आता है इसमें। ठीक है, एक स्टेप अपने डायरेक्ट अगर देखें तो E डॉट ds अगर देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, आर कैप डॉट ds। ये आ गया अपने पास आर कैप। अभी जो स्टेप लिखा था उसी स्टेप में अपने पहुंच जाएंगे इसके जस्ट बाद, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, फिर डॉट ds है तो डॉट ds। ये स्टेप मैंने क्यों हटाया, दोबारा आगे लिखेंगे, क्योंकि a डॉट b को जब ओपन करते हैं तो a b cos थीटा आता है। तो यहां से देखो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर साथ में, तो यहाँ लिख देते हैं Q अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप डॉट ds को ओपन करते हैं तो आर कैप ds cos ऑफ थीटा, आर कैप का मैग्नीट्यूड कह सकते हो। a डॉट b को ओपन करें तो a b cos थीटा। एकांक सदिश इसको क्यों कहते हैं अपने, क्योंकि इसका परिमाण 1 होता है, तो इसको अपने लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू तो 1 होगी तो इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर ds cos ऑफ थीटा। ds और dA एक ही बात है, dA क्षेत्रफल अल्पांश, ds वो भी क्षेत्रफल अल्पांश। या फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो क्वांटिटी है इस तरफ ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, ठोस कोण। किसी भी इसको डी ओमेगा से या ओमेगा से अपने लिख सकते हैं ठोस कोण।
ठोस कोण के लिए मेरी पिछली वीडियो है उसको देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ठोस कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। किसी भी पृष्ठ के लिए इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें आपने तो वो आती है अपने पास 4 पाई। ठोस कोण का मान 4 पाई ds cos phi अपॉन r स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई है। अगर ये ठोस कोण का मान, ये वाला पार्ट है ठोस कोण रख देते हैं यहाँ, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, या phi इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता है अपने पास गाउस का नियम। किस रूल से? कूलाम्स लॉ से, कूलाम के नियम से, गाउस के नियम का सत्यापन। phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये कंसेप्ट जो मैंने लिया है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये किसी भी शेप के लिए जनरली सॉलिड स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है, ठोस कोण होता है, वो 4 पाई वो आता है, वो पुट किया आपने तो phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये था अपने पास गाउस का नियम के बारे में कंप्लीट। गाउस का नियम क्या है, गाउस के नियम को अपने इससे प्राप्त किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।